वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। टीम रेडी? यस। ऑनलाइन वाले बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। शिवानी तिवारी गुड मॉर्निंग। अर्पित गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑनलाइन पूरी टीम को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते बेटा। बच्चों कल के लेक्चर में बेटा अपन ने रिपीटर बैच स्टार्ट किया है और रिपीटर बैच में जैसा कि कल भी बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया और बहुत से बच्चे जिन लोगों ने अभी सीए फाउंडेशन स्पेशली एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद बेटा एक बार का सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी। और बल्कि मैं आप सब बच्चों को तो इस बात के लिए भी मतलब आप सभी बहुत शाबाशी के पात्र हैं कि भाई एक बार का रिव्यू करके थोड़ा बहुत भी 19-20 अगर अपने को लगे तो समय का उपयोग स्पेशली इस अटे में अपना होना बहुत जरूरी। देखो हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, क्लियर हो जाते हैं तो ये जो 1-1.5 महीने का अपना पड़ा हुआ ये हम लोगों के और बेस को मजबूत करता है, परफेक्ट करता है। और किसी कारण से अगर मान लो 19-20 होता और ये बात अपने को पता लगती रिजल्ट की आज से 1.5 महीने बाद, तो बेटा आप मान के चलो फरवरी निकल गया, मार्च में आनी बीकॉम की एग्जाम्स और मार्च में जो बीकॉम की एग्जाम है वो अपने टाइम को किल कर देगी। अच्छा मार्च का टाइम पीरियड गया और मे अटेम्प्ट की डेट तो आ चुकी है 15th ऑफ मे। वहां फिर आपके पास जस्ट 1.5 मंथ के आसपास ही समय बचता है और 1.5 मंथ में पूरे सिलेबस को फिर कंटिन्यूटी और उस फ्लो में लाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ और चैलेंजिंग टास्क होता है। इससे बच्चों ये थोड़ा सा हम लोगों की लाइफ का बड़ा क्रूशियल दौर है, क्रूशियल मोमेंट है। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं एक बार का क्या बेटा ये 6 महीने का क्रूशियल दौर अपना सफलतापूर्वक सक्सेसफुली क्लियर हो जाए ना तो आगे इतनी अड़चने नहीं आती, क्योंकि आगे फिर क्या होता है इंटर के लिए पूरा सफिशिएंट आपको 1 ईयर का क्लीन टाइमिंग मिलना है। फाइनल के लिए आप देखेंगे फाइनल के लिए आपको प्रॉपरली टाइम मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए आर्टिकलशिप का भी, यानी आप देखो आप कितने लकी स्टूडेंट हैं कि अभी तक आर्टिकलशिप के लिए 3 साल की आर्टिकलशिप होती थी, लेकिन अब आर्टिकलशिप भी कितने साल की कर दी, 2 साल की। तो कहीं ना कहीं अपने लिए माइलेज उधर है। बस ये है कि थोड़ा सा अभी जो 4 से 6 महीने का जो समय है टिल रिजल्ट, या हम बोले कि रिजल्ट किसी कारण से ऊपर नीचे हुआ तो टिल 15th ऑफ मे, ये थोड़ा सा हमें अपने समय और अपने करियर, क्योंकि जरा सा बच्चा इतना नाजुक होता है बेटा, हम लोग देखते हैं बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं ना बेटा आज की तारीख में कि जरा सा उनके रिजल्ट में कोई नेगेटिव चीजें आई तो एकदम से फील्ड चेंज कर देता है। जबकि वो इतना दम रखता था, इतना पोटेंशियल रखता था, इतनी कैपेबिलिटी रखता था कि वो सीए मटल था। हैं अपने इतने सारे जो बच्चे हैं, है ना, आप लोगों फाउंडेशन चूंकि हम लोगों ने पढ़ाया तो हम जानते बेटा, लेवल जानते हैं और इतना तजुर्बा है ना बच्चों, तो इतने तजुर्बे से पढ़ाते पढ़ाते अर्पण भाई आप लोगों की टीम वगैरह, आप लोगों की टीम बेटा अपन सब ये देख लेते हैं कि बच्चा सीए मटर है कि नहीं। आप सब में सब बच्चे सीए मटेरियल हैं। बस ये है कि एक अपने पॉजिटिव माइंडसेट बनी रहे, नेगेटिविटी कहीं ना आए, नेगेटिव थॉट ना आने दें, मन कहीं पर भी भारी ना हो। और जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे भी हैं बेटा जो मुगालते में जी रहे हैं कि यार हम 1.5 महीने बाद देखेंगे। हो सकता है देखो उनका एक पहलू ये भी होता है बेटा, क्या पहलू होता है पता है? उनका एक पहलू ये भी होता है कि यार हम घर नहीं गए, दशहरा दीपावली पूरे फेस्टिवल मान लिया, लेकिन उनको क्या करना चाहिए घर पे भी बैठ के ऑनलाइन अगर मान लो कनेक्ट होते हैं तो एटलीस्ट कंटिन्यूटी बनी रहती है। आप समझो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है अपने प्रोफेशन, और स्पेशली जब तक कि हम एक कंक्रीट सरफेस पे ना जाए, मजबूत सरफेस पे ना जाए। और कंक्रीट सरफेस अपने को कब दिखाई देगी? जब हम एटलीस्ट फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लेंगे। बराबर बेटा? तो वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, बिल्कुल कनेक्टेड रहना है बेटा। और कोई भी दिक्कत आए ना पूरी टीम को बेटा आप लोग बिल्कुल पूछते रहना, है ना। सौरभ सर हैं, मैं हूं, हम सब तो अपने साथ कनेक्टेड हैं ही, है ना। मैथ स्टेट वाले टीचर भी रवि जी सर, खत्री सर, वो भी आप लोगों को लेंगे। दीपक सर का भी इको बहुत अच्छा, एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत अच्छे से आप लोगों को इको की बारीकी, और जब एक सीए इको पढ़ाएगा तो आप लोगों को रवि जी सर, खत्री सर, वो भी बड़े डेडिकेशन के साथ
आप लोगों को मैथ स्टेट की पूरे मैजिकल ट्रिक के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। तो कहीं भी दिक्कत है और उसके अलावा भी दिक्कत है तो हम लोग है ना बेटा, आप हम लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते बेटा, हाँ समय को लॉस किए बिना। अभी थोड़ा सा अपने मान लो कम भी समय रखा तो आगे चल के समय अपने को बढ़ाना भी पड़ेगा बेटा, हाँ। और समय इसलिए भी बढ़ाएंगे क्योंकि हमने आपको वादा करा है पूरा सिलेबस कराने का, तो पूरा सिलेबस अपन कराएंगे। और आपको पता है बेटा अपन वादे के कितने खरे हैं, अपने को पता चला रिवीजन तो रिवीजन भी लिया है बेटा अपन ने है ना। चलो करते बेटा स्टार्ट। बच्चों कल के लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट, और अकाउंटिंग कंसेप्ट अकाउंट को जीरो से स्टार्ट करने के पर्पज से हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टार्ट किए थे। कल में दो आपको कंसेप्ट समझाए थे। सबसे पहला कंसेप्ट समझाया था बेटा मनी मेजरमेंट। ऑनलाइन टीम को भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते बेटा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि सब जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन या इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में असेस कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनका मनी वैल्यू है, और ऐसे ट्रांजेक्शन इवेंट जिनके कारण मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो हमारे बिजनेस में हुआ, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जगह देते हैं। इसका मतलब अगर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है तो हम उसको कोई जगह नहीं देते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे नाम बोलो बेटा, पारस भाई का हमने कल एग्जांपल लिया था, नाराज तो नहीं पारस भाई का एग्जांपल लिया था क्योंकि पारस ने अपना एजुकेशन कंप्लीट करा, 12th फेल इन सप्लीमेंट्री, और इतना हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री में मजदूर के तौर पे ज्वाइन किया। और अब बताओ अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं और फैक्ट्री के मालिक ने 500 मजदूर के बीच में इनको स्टेज पे बुला के इनकी तारीफें की, 500 लोगों ने इनके लिए तालियां बजाई, इंप्लॉय ऑफ द ईयर के तौर पे इनकी फोटो फैक्ट्री के गेट पे लगा दी गई। अब बताइए ये सब थे नॉन मॉनेटरी अप्रेजल, अमौद्रिक प्रोत्साहन। यहां मालिक के पॉकेट से 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। भाई किसी की तारीफ कर देना और बाकी साथियों के द्वारा उनके लिए तालियां बजा देना, अब बताओ नॉन मॉनेटरी अप्रेजल था। लेकिन क्या हम इसकी एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसके बजाय अगर मान लीजिए हमने पारस भाई को 21,000 का, नहीं 21,000 ज्यादा हो जाएगा, फिर 8 दिन छुट्टी पे चले जाएंगे। मजदूरों का यही है बेटा, हाँ मजदूरों का यही है, मतलब भले वो पारस हो पर ज्यादा पैसे दे दिए। मतलब मान लो हमने इनको 2100 रुपए का इनाम दिया, बोलो जी उसकी एंट्री करेंगे? क्यों एंट्री करेंगे? क्योंकि मनी ट्रांजेक्शन है। अर्पित पालीवाल, बिल्कुल बेटा आपका भी एग्जाम्पल आएगा, आप भी निश्चिंत रहो बेटा, है ना। तो देखिए कल के लेक्चर में हमने समझा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हम उन्हीं ट्रांजेक्शन इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में असेस कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा था। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इवेंट के भी एग्जाम्पल लिए थे, जैसे हमने बात की थी परचेस गुडविल है, मॉनेटरी है इसकी एंट्री करेंगे हम, लेकिन अगर सेल्फ गुडविल तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे हम। या की पर्सन जो है बिजनेस का जो की पर्सन है वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी की भी हम एंट्री नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हेल्दी रिलेशनशिप है, वहां भी हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से मैंने आपके सामने बात रखी थी कि अगर मान लो बिजनेस के मालिक की डेथ हो जाए तो उसकी भी हम एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी एक्सीडेंट में 5 लाख रुपए की मशीन लॉस हो जाए तो उस मशीन लॉस की एंट्री करेंगे। तो हम उसी ट्रांजेक्शन इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बेटा जिसमें कि मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो हो। अच्छा फिर बेटा मैंने आपको मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का उपयोग बताया था, और क्या यूज बताया था कि साहब एक बिजनेसमैन साल भर में जो अलग अलग ट्रांजेक्शन करता है, देखो अलग अलग पैरामीटर में करता है। रॉ मटेरियल खरीद रहा केजी में, फिनिश गुड्स बेच रहा है टन में, WIP लीटर में है, बिल्डिंग खरीद रहा है स्क्वायर फीट में, मशीन खरीद रहा है 10,000 HP की, फर्नीचर खरीद रहा है नंबर ऑफ यूनिट, मतलब 5 फर्नीचर, 10 टेबल, 20 टेबल, ऐसे। यानी कहने का मतलब बेटा अलग अलग ट्रांजेक्शन हम अलग अलग पैरामीटर में करते हैं बच्चों। और अब अलग अलग पैरामीटर में एंट्री करने लगे तो एंट्री कैसे होगी बच्चों पता है? रॉ मटेरियल परचेस करा तो आप एंट्री करोगे रॉ मटेरियल अकाउंट,
परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 5000 किलो, फिनिश गुड्स बेचा तो आप एंट्री क्या करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000 लीटर। अब आप बताओ, अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर में रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट ऐसी बनेगी, जहां कहीं पे केजी लिखा होगा, कहीं पे टन लिखा होगा, कहीं पे लीटर लिखा होगा, कहीं पे गैलन लिखा होगा। अब बताओ बेटा, क्या ये बैलेंस शीट से हम डिसीजन ले पाएंगे कि ये कंपनी बेटर है या नहीं? नहीं ले पाएंगे। तो इन सभी को एक कॉमन बेस पे लाना पड़ता है, और कॉमन बेस है मनी। पक्का? अच्छा, चलो, सभी ट्रांजेक्शन को अगर मनी में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक उसका लिमिटेशन भी कल मैंने बताया था। वो लिमिटेशन क्या था? मान लो जी, आपने एक 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था 2002 में, और यही 5 लाख रुपए का एक और प्लॉट खरीदा 2023 में। अब बताओ, बैलेंस शीट में आपने यहां पे 5 लाख दिखाए, यहां पर भी 5 लाख दिखाए। ऐसी स्थिति में लोगों के दिमाग में क्या इमेज जाती है? दोनों प्लॉट बराबर है। जबकि स्थिति क्या पता है? ये जब आपने 2002 में प्लॉट खरीदा था, उस समय मनी की परचेसिंग पावर ज्यादा थी, तो आपने बड़ा प्लॉट खरीदा था। आज मनी की परचेसिंग पावर इन्फ्लेशन के कारण कम है, तो आपको छोटा प्लॉट मिला। अब बैलेंस शीट में कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको दिखेगा ये भी प्लॉट 5 लाख का, ये भी प्लॉट 5 लाख का, जबकि ये प्लॉट की वैल्यू हो सकता है आज की तारीख में 5 के बजाय कितनी हो चुकी हो, 50 लाख रुपए। बराबर बेटा? अब आप जब तक रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी बैलेंस शीट को एप्रोप्रिएट मैनर में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मॉनिटरी टर्म में असेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड तो करा देता है, लेकिन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉपर प्रेजेंटेशन के पर्पज से जरूरी है हमें समय समय पर उसका रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। चलो बताओ बेटा, क्या कंसेप्ट नंबर 1 सब बच्चों को क्लियर था? किसी प्रकार का डाउट? ऑनलाइन टीम, अर्पित भाई, मनस्वी, शिवानी? चलो, वेरी गुड बेटा। ठीक, इसके बाद बच्चों, मैंने कल के लेक्चर में एक और कंसेप्ट समझाया था, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। यहां बेटा हमने समझा था कि सीए के तौर पर किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करें तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर के फॉर्म, ऊपर के फॉर्मेट, ऊपर के लीगल पेपर, ऊपर के डॉक्यूमेंट, ऊपर के एविडेंसेस को देख के अकाउंटिंग एंट्री करने के बजाय उस ट्रांजैक्शन के अंदर की रियलिटी, अंदर के सब्सटेंस, अंदर के फैक्ट, अंदर की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अंदर की मूलभूत इंफॉर्मेशन को देखना चाहिए। ट्रांजैक्शन को सही रूप में देखने समझने के बाद ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ट्रांजैक्शन के ऊपर ऊपर के पेपर देख के रिकॉर्ड करने जाओगे तो ऐसे केस में गलती कर बैठोगे, क्योंकि कई बार कंपनी इतनी चालाक होती बेटा, ऊपर से ट्रांजैक्शन को प्लान करके, प्रिपेयर करके, कुक्ड करके, बनावट करके, डेंटिंग पेंटिंग करके आपके सामने ट्रांजैक्शन अलग परोसती है, लेकिन अंदर के सब्सटेंस, अंदर की रियलिटी अलग हो सकती है। जैसे आपको कंपनी ने बोल दिया कि साहब हमने गुड्स परचेस करा, ये देखो कंपनी XYZ, ये कंपनी XYZ के नाम का बिल है। तो आप तो क्या करते हो, सीधे एंट्री उठा के मार देते हो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब सोचो, बिल भले ही कंपनी के नाम का है, लेकिन आप अंदर डिटेल में जाओ तो सही कि साहब आपने परचेस क्या करा। पता चला परचेस करा ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल जो हमारी फैक्ट्री में काम ही नहीं आता है। अगर आपने ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल परचेस करा जो हमारी फैक्ट्री में काम ही नहीं आता है, तो भी उसका यूज कहां हुआ? पता चला सा वो बिजनेसमैन ने अपने किसी डोमेस्टिक यूज के लिए सामग्री यानी मटेरियल परचेस करा था, तो वहां आपको अकाउंटिंग एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर करनी नहीं चाहिए। परचेस के बजाय ड्राइंग्स आना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंसेस है। और इसीलिए सब्सटेंस ओवर द फॉर्म क्या बोलता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को एक सीए के तौर पे, एक अकाउंटेंट के तौर पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर के फॉर्मेट, ऊपर के लीगल पेपर, ऊपर के डॉक्यूमेंट, ऊपर के दस्तावेज पे न जाएं, अंदर की रियलिटी देखें, अंदर के सब्सटेंस देखें, अंदर के फैक्ट देखें, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें। बोलो, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? अर्पण, इधर वाला ग्रुप बेटा पक्का? इधर बच्चों पक्का? चलिए बेटा, अब देखिएगा बच्चों अगला कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट।
प्रूडेंस को ही हम एक और नाम देंगे कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस यानी कि कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम हिंदी में लिखने जाएंगे ना, तो हम लिखेंगे बेटा रूढ़िवादिता का सिद्धांत, परंपरागतता का सिद्धांत या संकीर्णता का सिद्धांत। और कुछ लोग बच्चों इस प्रूडेंस को दूरदर्शिता भी बोलते हैं। अब देखो कंजर्वेटिज्म, पहले कंजर्वेटिज्म शब्द को समझो बेटा। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, हम जैसे मान लो आप में से बहुत से बच्चे तो चलो जी इंदौर शहर से मान लो बाहर के हैं कि इंदौर से बाहर के कितने बच्चे बेटा? इंदौर से बाहर से हैं आप भी बेटा? आप भी इधर बच्चों? ओके। यूजुअली देखने में क्या आता है बेटा, जो बच्चे इंदौर शहर से बाहर के हैं, तो कई बार पेरेंट्स जो है इंदौर शहर या किसी भी अन्य सिटी में भेजने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि यार बच्चा वहां स्टडी के बजाय इधर उधर न इसको बहका दिया जाए। इस तरह का डर पेरेंट्स के मन में होता है और पेरेंट्स के तौर पे होना भी स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं साहब आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा छोटी सोच न रखें। आज ये जो बच्चा है, ये 12th का बच्चा है, ये मैच्योर्ड है, अपना भला बुरा अच्छा सब जानता है। और ये जो बच्चा जो बैठा है ना बेटा, आप लोग जो यहाँ बैठे हो ना, हम या हमारे से कोई भी टीचर या कोई भी अदर एकेडमी आपको मिसगाइड नहीं कर सकती यार। आप 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए शांति से अकेले मन में बैठ के सोचोगे तो आप अपने आप में दूध का दूध पानी का पानी अलग कर सकते हो। जिन्हें बात मैं समझाना चाहता हूं कि यार आज का बच्चा मैच्योर्ड बच्चा है, और मैच्योर्ड अगर स्टूडेंट है तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को उस मैच्योर्ड बच्चे पर भरोसा करना होता है और बच्चों को ये मौका देना पड़ेगा। आप खुद ये जानते हो कि आपके जीवन के ये अगले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 साल में जो बन गए तो उस मेहनत का फल जीवन भर काटेंगे। और ये 3 साल अगर, ये 3 साल नहीं बेटा हकीकत, और ये 3 साल अगर सोशल मीडिया, हॉस्टल लाइफ, फ्रेंड्स, इन सब के बीच में बर्बाद कर दी तो फिर आगे का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं संघर्ष भरा होता है। देखो ब्रेड एंड बटर के लिए तो हर व्यक्ति को आगे चल के कुछ ना कुछ तो करना ही है, लेकिन वो आगे का संघर्ष आसान हो जाता है 3 साल के कारण। अब देखो पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि यार आप कंजर्वेटिव मत हो, बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, शार्प है, वो समझता है, बच्चों को फ्रीडम दो। अब जैसे पेरेंट्स कई बार कंजर्वेटिव होते हैं ना, बच्चों के लिए डरते हैं, वैसी अकाउंट सब्जेक्ट भी हमारा बड़ा कंजर्वेटिव है। डर डर के जीता, डर डर के प्रॉफिट रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट कम से कम रिकॉर्ड करता है। कैसे? देखो जब आप बिजनेस करते हो या बनाने प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट, बताओ जो बिजनेस के अंदर आप करोगे तो कई सारे एक्सपेंसेस भी होंगे, कई सारे लॉसेस भी होंगे, तो कभी प्रॉफिट भी होगा और इनकम भी होगी। कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपको लगता है बिजनेस में किसी प्रकार का एक्सपेंसेस या लॉस हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, तो उस एक्सपेंसेस या लॉस को रिकॉर्ड करो। और अगर आपको लगता है कोई एक्सपेंसेस या लॉस प्रोबेबल है, यानी हुआ नहीं लेकिन भविष्य में होने की संभावना, तो उसको भी रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस लॉस कंफर्म है, जैसे मान लो हमने पारस था ना, हमने पारस से मजदूरी करा ली, 1 महीने की मजदूरी देनी बाकी बेटा। अब ये बंदा अगर 1 महीने काम कर चुका, मजदूरी देनी बाकी है, तो कंफर्म में पैसा देना है, तो बोलो जी इसको रिकॉर्ड करेंगे हम। और कुछ एक्सपेंसेस लॉस प्रोबेबल है, प्रोबेबल है मतलब हुए नहीं बेटा, लेकिन होने की संभावनाएं हैं। जैसे हमने इतने सारे लोगों को माल बेचा और उसमें से ये अर्पण नाम के व्यक्ति को भी माल बेचा। और अर्पण ये ऐसे व्यक्ति हैं कि भले ये चश्मा लगाते हैं, लेकिन आप इनके चश्मे के पीछे के अंदर के चेहरे के वे छुपे हुए भावों को समझो। इन्होंने जिससे माल उधार खरीदा उसको कभी पैसा नहीं दिया बेटा, ये तो हमें माल बेचने के बाद पता लगा। अब बताओ इतने सारे तमाम डेटा में मेरे को बताए कि 5% तो अर्पण हैं जिनको माल दिया और अर्पण मान लो, मतलब बेड डेप्ट। अब बेड डेप्ट हुआ नहीं बच्चों, लेकिन हमें पता है कि बिजनेस लेके चले तो इतना पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ये प्रोबेबल है। लेकिन कंजर्वेटिव कंसेप्ट बोलता है कि इसका भी आप प्रोविजन बना लो।
अच्छा, इसके अगेंस्ट इनकम, इनकम से वो लिखेंगे जो इनकम कंफर्म है, जो आपने कमा ली, जो एक्रू हो गई, जो अराइज हो गई, उत्पन्न हो गई, ड्यू हो गई, मेहनत कर ली, काम कर दिया। और अगर कोई प्रोबेबल इनकम है तो प्रोबेबल इनकम को मत लिखो। प्रोबेबल इनकम यानी एस्टिमेटेड इनकम, अनुमानित इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम। और अब आप बताओ, जब कंजर्वेटिव कंसेप्ट पर आप इस तरह से प्रॉफिट इन लॉस बनाओगे, ये देखो प्रॉफिट इन लॉस, ये आपने लिखा एक्सपेंसेस लॉस, यहां लिखा बेटा इनकम एंड गेन। बोलो एक्सपेंसेस लॉस कंफर्म है, लिख रहे हैं। एक्सपेंसेस लॉस प्रोबेबल है, उसको भी लिख रहे हैं। इनकम कौन से लिख रहे हैं बच्चों? सिर्फ कंफर्म। अगर इनकम अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, तो उसको नहीं लिख रहे। तो सिर्फ इतनी सी इनकम, उसके अगेंस्ट इतने सारे खर्चे डालोगे तो बोलो जी नेट प्रॉफिट कम रिकॉर्ड होगा कि नहीं? यही कौन सा कंसेप्ट है? कंजर्वेटिज्म। यानी हम प्रॉफिट रिकॉर्ड करने में बहुत कंजर्वेटिव है। अच्छा, दिखने में कंजर्वेटिव आपको लगेगा नेगेटिव, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों ये आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बहुत फायदे का भी साबित होगा। अब जरा इमेजिन करो, अगर हम आपको ये प्रोबेबल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करने की परमिशन दे दें, और अगर ऐसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करने की परमिशन दे देंगे, तो बोलो ऐसे केस में आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और ये प्रॉफिट बढ़ गया तो इसमें से बिजनेस का मालिक हो सकता है ड्राइंग्स कर ले या डिविडेंड बांट दे, कम नहीं होगी तो। और वो कभी कभी ऐसे प्रॉफिट में से ड्राइंग्स कर लेगा, डिविडेंड बांट देगा जो अभी उसने अर्न ही नहीं किए, वो घर लेके चले गए। इसीलिए कुछ लोग इसको प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं, दूरदर्शिता का सिद्धांत भी बोलते हैं कि साहब आप इतने प्रूडेंट होने चाहिए, इतने दूरदृष्टि होनी चाहिए कि भविष्य में होने वाले एक्सपेंसेस लॉस को पहचान ले, उसको रिकॉर्ड कर ले, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कर ले। लेकिन कोई प्रोबेबल इनकम है उसको अभी इग्नोर कर दे, टाल दे, सेट असाइड कर दे, रिकॉर्ड न करें। चलो बोलो बेटा, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस से बताओ। प्रोबेबल कंफर्म एक्सपेंसेस लॉस रिकॉर्ड करेंगे? करेंगे। अच्छा, प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस रिकॉर्ड करेंगे? प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस, प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस करेंगे। प्रोबेबल इनकम नहीं करेंगे। अब देखो, इसके मैं कई सारे आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। मैं बात करने जा रहा हूं प्रोबेबल या एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। समझना बेटा, बोलो प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस को रिकॉर्ड करना है? हाँ जी करना है, यस। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। अब बताओ बेटा, बिजनेस आप लेके चल रहे हैं, ये बिजनेस क्या बैलेंस शीट बना रहे हैं, आप यहां पे लिखते हैं डेटर्स। मान लीजिए आपके 500 डेटर हैं, 500 डेटर में अर्पण नाम का डेटर भी है। बोलो टोटल मिला के आपको 50 लाख रुपए लेने, लेकिन मेरे को पता है कि 500 लोगों में से जब मैं पैसा लेने जाऊंगा तो एक दो तो अर्पण मिलेंगे मिलेंगे, और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि 5% तो डूब ही जाता है। डूबा नहीं है लेकिन डूबना प्रोबेबल है, इसकी संभावनाएं हैं। तो बोलो जी हम इसका प्रोविजन बना लेते हैं। अभी जो प्रोविजन बनाया, ये प्रोविजन किसके अकॉर्डिंग बनाया? ये प्रोविजन बनाया हमने कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बराबर बेटा? कल से अगर आपके सामने ट्रू फॉल्स में आता है प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, आप लिखिए प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट बनाते हैं हम एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। भाई 500 डेटर है, 500 में किससे डूबेगा, कितना डूबेगा ये पता नहीं है, बट हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इतने का प्रोविजन बनाते हैं। इसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब बताओ जी, ये आपके डेटर थे, इसमें से इतने तो बेड डेप्ट हो जाएंगे,
तो बाकी के आपके बचे गुड डेप्ट। अब लोग गुड डेप्ट से भी जब आप पैसा लेने जाओगे तो आपको पता है इतनी आसानी से पैसा नहीं आएगा। आप क्या समझ रहे हैं? क्या नाम बेटा आपका? प्रतीक। ये प्रतीक से लेने 10,100, ये गुड डेटर है, लेकिन इतना भी गुड नहीं है। ये क्या करेगा? 10,000 का चेक बना देगा। 100 रुपए, अरे साहब इतना तो छोड़ो। और बेटा बिजनेस लेके बैठे तो छोड़ना पड़ेगा। नाम बोलो बेटा। हाँ, अभी शिखा नाम के सज्जन इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमें इनसे लेने थे 5,920 रुपए। हिसाब किताब ये कितने का बना के दे देंगे? 50,000, सॉरी 50,000, 50,920 लेने थे, 50,000 का चेक बना के दे देंगे। 920, अरे बोले साहब इतना तो छोड़ो। हमने कहा किस बात का? अरे बोले साहब 920 का क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे लिए बहुत महंगा। अरे बोले नहीं नहीं साहब, राउंड फिगर। हमने यार राउंड फिगर के चक्कर में 920 बढ़ा दिए, हटा दिए। इसकी वजह 80 बढ़ा दो तो 51,000 हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। और 51 का आंकड़ा और अच्छा है। बट आप इतनी इंटेलिजेंट हैं कि आपका कहना, बोले साहब देखो ये आगे के डिजिट हमारे को सब जीरो दिखते हैं। चालाक लोग है ना बेटा। अब ऐसे केस में हमें मान के चलना है कि चलो 50,000 तो आए ना, और हम 2% का डिस्काउंट मान के चल रहे हैं कि साहब 2% का डिस्काउंट देना पड़ जाएगा। अब डिस्काउंट कम भी देना पड़ सकता है, ज्यादा भी देना पड़ सकता है, कभी नहीं भी देंगे डिस्काउंट तो कहीं ज्यादा भी देंगे। ऑन एन एवरेज 2% का डिस्काउंट। तो इसका जो प्रोविजन बनाया, ये प्रोविजन भी हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया? एज पर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट विथ इंप्लॉइज। कई बार बोलो हमारा कर्मचारी लोगों से डिस्प्यूट होता है। जैसे ये बिजनेस का मालिक है, कोमल सिंह, नहीं मालिक का नाम गलत आ गया। ये बिजनेस का मालिक है गरीब दास, और ये काम करने वाले कर्मचारी लेबर कैटेगरी के लोग, अमीर दास, अमीर सिंह, कुबेर दास, कुबेर सिंह, कबीरा, ऐसे। अच्छा, अब कई बार ये होता है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। ये लोगों का कहना है, बोले साहब हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए या हमें बोनस भी मिलना चाहिए। बराबर बेटा? और अब मान लो दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट तय करेगी कि इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, और बढ़नी चाहिए तो कितनी बढ़नी चाहिए। ये इनको बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए। अब मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ये लोग 10% बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग भी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं 5%। चलो 5% बढ़ाना चाहते हैं, 5% का वादा तो कर चुके ना आप, तो 5% का कम से कम प्रोविजन तो बनाओ। भले वो 10 बोल रहे हैं, 10 उनकी बात मत मानो, लेकिन 5 बोले तो 5 का तो प्रोविजन बनाओ, जितने का हम कमिटमेंट कर चुके हैं। तो कई बार मालिक और कर्मचारी के बीच में डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट अभी कोर्ट में पेंडिंग है। माना कोर्ट जब तय करेगी, लेकिन उसमें भी जो एक रीजनेबल अमाउंट हमें देना पड़ सकता है। जैसे सैलरी बढ़ाने की बात है या बोनस देने की बात है, हम सैलरी या बोनस देने की बात कर रहे हैं कि साहब 5% आपकी सैलरी बढ़ा देते, वो बोल रहे 10%। हमने कहा नहीं यार, एक बार इनकी 10% बात कर लेते तो हर साल 10% का ही नाटक करेंगे। मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर आप ऑडिट करने गए और ऑडिट करते समय उस कंपनी को देखोगे और उसने 5% का अगर वादा करा हुआ है कि 500 हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो उतने का तो आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा ना, जितने का आपको लग रहा है कि इतना तो कंफर्म हो गई होगा। बराबर बेटा? और ये भी हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? एज पर कंजर्वेटिज्म। कोर्ट का डिसीजन आएगा तब की तब बात है, बट उसमें जितना कंफर्म लग रहा है उतने का हम प्रोविजन बनाते हैं। चलो इसी तरह से प्रोविजन फॉर डिस्प्यूट विथ कस्टमर। किसके साथ डिस्प्यूट बेटा?
कभी कभी कस्टमर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे मान लो जी आपकी कंपनी जो कि ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, बराबर। ये एक कस्टमर नाम कोमल सिंह आपकी कंपनी की बनी हुई ब्रेड खा गया, गलती से उस ब्रेड में एक पत्थर स्टोन आ गया था, वो बंदा चबा गया, उसको लगा कुछ नया फ्लेवर है, बराबर। चबा तो गया बेटा, और थोड़ी देर बाद जैसे एटीएम से नोट बाहर आते वैसे एक एक दांत आना बाहर हो गए। एक से गिनती चालू हुई तो 40 पे जाके रुकी। अब बताओ इस बंदे ने कंपनी के अगेंस्ट लीगल केस फाइल करा, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। हम भी इस बात को मान रहे हैं कि गलती तो हुई है, हम सामने वाले को 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देने को तैयार है। सामने वाले का कहना बनता नहीं साहब, एक दांत की कीमत 1 करोड़, 32 दांत की कीमत 32 करोड़। अब बताओ 32 करोड़ रुपए मांग रहा है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, हमें पैसा देना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के कारण उसको लॉस हुआ और हम उसको 5 लाख रुपए का ऑफर दे चुके हैं, तो कम से कम 5 लाख का तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा भाई। इतना तो हमें देने ही, क्योंकि हम इतना ऑफर दे चुके हैं। बल्कि आप ऑडिट करने जाओगे तो उस कंपनी के वकील यानी एडवोकेट से भी बात करोगे कि बताओ भैया इस तरह के मैटर में कोर्ट कितने तक का हर्जाना देने के लिए हमें ऑर्डर दे सकती है। और अगर कंपनी का एडवोकेट खुद इस बात को एग्री करता है कि हाँ जी कम से कम 5-7 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि जस्टिफाई हो चुका है कि आपके प्रोडक्ट, आपके मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट में किसी प्रकार का डिफेक्ट था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, तो ऐसे केस में मेरे को कम से कम 5 लाख का, जितने का कि कंपनी का एडवोकेट खुद एडमिट करा है, इतना तो नॉर्मल रीजनेबल केसेस में आपको देना ही पड़ेगा, तो उतने का हमें प्रोविजन बनाना है, बराबर बेटा। चलो बोलो, क्या हम प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस को रिकॉर्ड करते हैं? करते हैं। इसी के अपोजिट बताओ बेटा, प्रोबेबल इनकम या गेन को हम रिकॉर्ड, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम रिप्लाई देना बेटा। हाँ, प्रोबेबल इनकम को रिकॉर्ड यानी ऐसी इनकम जो इनकम अभी हुई नहीं है, एस्टिमेटेड है, प्रोजेक्टेड है, अनुमानित है, उस इनकम को हम रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे सरकार से आपको किसी प्रकार का अवार्ड यानी इनाम राशि मिलनी, जैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट निकाला और गवर्नमेंट का कहना है कि साहब हमें बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट का अवार्ड देना है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये क्राइटेरिया, ये योग्यता रखते हैं, वो अपने अपने सर्टिफिकेट और अपनी डिटेल सबमिट करें। सरकार 2 करोड़ रुपए का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति के नाम पे एक पुरस्कार देना चाहती है। अब हमें लगता है यार जो टर्म्स एंड कंडीशन डाली थी उसके लिए तो मैं ही सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हूं, और हमने अप्लाई भी कर दिया, और हमें कहीं से इंफॉर्मेशन है कि अवार्ड हमें ही मिलेगा, लेकिन आप इसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि गवर्नमेंट इस अवार्ड मनी को डिक्लेयर ना कर दे। भाई आप एलिजिबल है, मान लो आपको पता लगा कि एक आपने ही फॉर्म भरा, बाकी लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन लिखी थी वो इतनी थी कि आपके अलावा कोई और दूसरा फिट नहीं हो पा रहा था। तब भी जब तक गवर्नमेंट अवार्ड मनी दे ना दे तब तक आप उसको इनकम नहीं लिख सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कब योजना वापस ले ले उसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही सरकार से मिलने वाली सब्सिडी, आप जानते बेटा सरकार कई सारे प्रोजेक्ट में सब्सिडी देती है। जैसे आपने देखा होगा गांव में कई लोगों ने अपने वेयर हाउस बना रखे, अब सरकार वेयर हाउस पे सब्सिडी देती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सब्सिडी जो सेंक्शन करती है सरकार, अभी सेंक्शन कर तो देती है, आने में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। आज आपने सब्सिडी की इनकम को आज इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया,
लेकिन आने में 3 साल लग गए, तो आप तो इनकम आज रिकॉर्ड कर लोगे, जो कि कंसेप्चुअली गलत है। इसे जब तक आपको रिसीव्ड ना हो जाए तब तक बोली हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। बराबर बेटा। इसी वसीयत, विल, देखो मान लो ये जो है एक स्कूल है और ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है फकीर दास, और फकीर दास ने अपनी विल तैयार की, वसीयत तैयार की। फकीर दास 500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक है, इनकी नेटवर्थ है बस 500 करोड़ रुपए, नाम फकीर दास, उससे कोई मतलब नहीं। अब इन्होंने विल के अंदर लिख दिया कि साहब मेरी संपत्ति का 50% हिस्सा ये एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जाएगा, ये एक पर्टिकुलर स्कूल को जाएगा, और ये लिख दिया है, और ये स्कूल को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है। क्या स्कूल मैनेजमेंट इनकी संपत्ति में 50% को आज ही इनकम मान ले? नहीं बेटा, उसको जाने तो दो। बराबर। तो बताओ जी, कंजर्वेटिव में क्या बोलता बच्चों? प्रोबेबल इनकम को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड। अब बच्चों, वैसे तो कंसेप्ट के मायने से मैं यहीं तक पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि आप लोग एग्जाम दे चुके हो और गहराई में उतरा जा सकता है और गहराई में जाया जा सकता है, जो कि पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे, वो गहराई की भी बात मैं यहां पे कर लेता हूं। कर ले, क्योंकि आगे ना पीछे करनी है। बच्चों बोलो बेटा, कंजर्वेटिव में जानते हैं कि नहीं? क्या बोलता है बेटा कंजर्वेटिव में? प्रोबेबल इनकम को रिकॉर्ड, प्रोबेबल लॉसेस को रिकॉर्ड। और ये बात बहुत हद तक एप्लीकेबल होती है इन्वेंट्री पर, यानी स्टॉक पर, स्टॉक के वैल्यूएशन पर। अब बताओ बेटा, स्टॉक के वैल्यूएशन का फॉर्मूला पहले क्या हुआ करता था? एक सेकंड, हाँ बच्चों, स्टॉक के वैल्यूएशन का आज की तारीख में फॉर्मूला बेटा, पहले फॉर्मूला होता था बच्चों कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम। लेकिन आज की तारीख में स्टॉक के वैल्यूएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट या एनआरवी। एनआरवी का मतलब निकलता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम। जैसे ये पेन में खरीदने बेचने का काम करता हूं, बताओ जी, ये खरीदा मैंने 2 लाख रुपए में, तो बोलो जी इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख रुपए। बराबर बेटा। अभी बिकेगा मान लीजिए 2.5 लाख में, 2,50,000 में, लेकिन 2,50,000 में बेचने के पहले हमें इस पे और भी खर्चे करने पड़ेंगे। जैसे जिसने बेचा उसको कमीशन देना है, बेचने के पहले उसका पैकिंग, पॉलिशिंग, सामने वाले के यहां पर होम डिलीवरी देना, और ये सब करने के बाद मेरे पॉकेट में आएंगे 2,30,000 ही मात्र। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय आपको कॉस्ट या एनआरवी, एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बेचने से नेट हमारे हाथ में कितना आएगा, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए। बताओ बेटा, दोनों में से कम क्या है? तो स्टॉक को कितने पे लेंगे बेटा? 2 लाख पे। अच्छा बच्चों, अगर मान लो गुड्स आपने खरीदा 2 लाख में, लेकिन हो सकता है उसकी एनआरवी रिड्यूस हो गई। ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई दो बेटा, ऑनलाइन एनआरवी रिड्यूस हो सकती है? हो सकती है ना बेटा। अब गवर्नमेंट ने बेंड कर दिया, या आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ सीजन हो गया। बराबर बेटा। बोलो दोनों में से जो कम, तो दोनों में से कम कितना है? 170। तो स्टॉक को कितने पे लेंगे बेटा हम? 170। चलो अब ये बताओ, आपने वास्तव में इसको खरीदा कितने में? 2। अगर वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट है,
लेकिन फिर भी हम उसको 2 लाख पे लिखते, बोले प्रॉफिट मत लिखो, प्रॉफिट जिस दिन हो जाए उस दिन बात करना। अच्छा, मान लो यहां पे 2 लाख का था, वैल्यू गिर के 170 हो गई, बोलो कम हुई है कि नहीं? कम हो गई बेटा? 30,000। एस बोलता है इसको 170 पे लो। क्यों? बोले सब बेचने के लिए तो रखा है। हम बोलेंगे बिका नहीं। अरे बिका नहीं, आज ना कल तो बिकेगा ही ना, लॉस तो कंफर्म है, लिखो इसको। और इसीलिए देखो अब आप, ये बच्चों जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो या बना रहे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, मान लो जी आपने ये खरीदा 2 लाख में, तो परचेज देखो 2 लाख रुपए लिख दिया। बिक गया तो इधर आ जाता है, मान लो जी अभी बिका नहीं है, बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक में आ जाता है। बोलो इसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, एनआरवी हो गई मान लो 250। बोलो बड़ा स्टॉक किस पे लेंगे, 2 पे या 250 पे? कॉस्ट पे। यहां बोलो जी हमने प्रॉफिट बुक नहीं करा, डेबिट में भी 2, क्रेडिट में भी 2। ऑनलाइन वाले बच्चों, डेबिट क्रेडिट दोनों में 2-2 लाख रुपए, प्रॉफिट बुक नहीं। अच्छा, इसके अपोजिट, मान लो 2 लाख में खरीदा, बिक जाता तो इधर आता, अभी बिका नहीं बेटा, ये कॉस्ट इसकी 2 लाख रुपए, एनआरबी इसकी गिर के हो गई 170। एनआरबी कम हो सकती है बच्चों, हो सकती है ना बेटा? जैसे सरकार ने प्रोडक्ट बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, अब बोलो स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे दोनों में से जो कम, तो आउटर कॉलम में कितना है बेटा? 170। अब बताओ क्या ऑटोमेटिकली लॉस रिकॉर्ड हो गया? कैसे? इधर 2 लाख है और इधर कितना है? 170। बोलो डेबिट साइड में कितना ज्यादा है? 30,000 ज्यादा। ओके बेटा, तो 30,000 का लॉस ऑलरेडी यहां पर क्या हो गया है? चलो मेरे को बताओ, क्या कंजर्वेटिज्म सब बच्चों को क्लियर? बोलो प्रोबेबल प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे क्या आप? नहीं, लेकिन प्रोबेबल लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे। अब एक बात का और जवाब दे दो, ये क्वेश्चन आया है, हालांकि ये सारी बातें मैं कंसेप्ट के साथ नहीं, इन्वेंट्री चैप्टर के साथ लेता हूं, लेकिन बेटा जब चूंकि आप लोग एग्जाम दे चुके हो तो जितनी गहराई में जाएंगे उतना आगे तक के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। और ये कई बार पूछा है बेटा, 4 नंबर की थ्योरी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा है कि साहब स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट एनआरवी दोनों में से जो कंपेयर करते हैं ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कंजर्वेटिज्म। और आप चाहो तो जो एग्जांपल मैंने बताया उसको इलॉबरेट भी कर सकते हो कि देखो जी वैल्यू बढ़ी तो भी हमने कॉस्ट पे लिया, घटी तो कम वाली वैल्यू पे ले लिया। चलो, ये अब आपके सामने पोजीशन है। मान लीजिए फिनिश गुड्स ए बी सी डी ई, पांचों की कॉस्ट अलग अलग दी, पांचों की एनआरवी भी अलग अलग दी। बताइए बच्चों, बैलेंस शीट में स्टॉक कितने पे आना चाहिए? ऑनलाइन टीम, ऑफलाइन बच्चों, 15 लाख और 15,30,000। सॉरी, कॉस्ट पर 15 लाख पर बच्चों, बच्चों सुनो बच्चा, आप गलत कर रहे हैं। देखो जी क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या बनता है ये बताओ आप तो मेरे को।
कॉस्ट या एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो अर्पित पालीवाल का जवाब आ रहा बेटा 13,60,000। अर्पित साबित भी करना पड़ेगा बेटा ऑनलाइन। शिवानी, योगिता, साबित भी करना पड़ेगा बेटा। ओके बच्चों, चलो बच्चों, ये जो फॉर्मूला लगाना है ना अपने को, ये आइटम बाय आइटम लगाना है। टोटल पे नहीं लगाना है, आइटम बाय आइटम। कैसे? देखो ये प्रोडक्ट था 1 लाख का, और अब इसकी वैल्यू गिर के कितनी हो चुकी है, तो इसमें लेंगे 90। ऐसा करने से देखो इस पे 10,000 रुपए का जो लॉस है ना कहीं हमारी बुक्स अकाउंट में आ जाएगा। ये 2 लाख का था, कितनी का हो गया बेटा? 1,50। बोलो दोनों में से कम क्या है? तो इसको भी लेंगे बेटा हम 1,50। लॉस अपने आप बुक हो रहा है। यहां बोलो ये 3 लाख का था, बोलो कितने का हो चुका है? 4,10,000। वैल्यू बढ़ी, लेकिन हम लेंगे कितने पे? यानी प्रॉफिट बुक नहीं करा। यहां देखो बच्चों, प्रॉफिट था लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं होने दिया हमने। और अब देखो 4 लाख का था, कितनी वैल्यू हो गई? 3,20। बोलो वैल्यू बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। बोलो कितने पे लेंगे बेटा हम इसको? यहां कितने का था? 5। कितने का हो गया? 5,60,000। वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई। लेकिन लेंगे हम कौन से वैल्यू पर? यानी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस पे करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी, दोनों में से जो कम। अब एक काम करो, आप इसको ऐसे भी साबित कर सकते हो। बताओ पूरे माल की लागत कितनी थी? 15 लाख। बोलो पहले वाले लॉट में क्या हुआ था? लॉस। बताओ पहले वाले लॉट में कितने का लॉस? दूसरे वाले लॉट में भी लॉस हुआ था, बोलो कितने का? शाबाश। तीसरे वाले लॉट में प्रॉफिट को इग्नोर कर दो। चौथे वाले लॉट में 80,000 का लॉस। पांचवे वाले लॉट में प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इग्नोर कर दो, सिर्फ लॉसेस को कंसिडर करा। अब बताओ मेरे हिसाब से वापस कितना आना चाहिए? 13,60। यही तो साबित करता है बेटा कंजर्वेटिज्म। प्रोबेबल लॉसेस को लिखेंगे लेकिन प्रोबेबल इनकम को रिकॉर्ड नहीं करा। देखो लॉसेस थे, बुक करा, बुक करा, बुक करा, प्रॉफिट बुक नहीं करा, नहीं करा। पक्का बच्चों? क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? बोलो कंजर्वेटिज्म बहुत डिटेल में बताया मैंने, क्या सब बच्चों को क्लियर? कोई डाउट? चलो एक छोटे से कंसेप्ट का हेडिंग और लिख लो, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लिखा बच्चों? चलो सबसे पहले कंसिस्टेंसी का मतलब देखो, हिंदी में बोलते हैं हम सततता, निरंतरता, एक रूपता। कुल मिला के हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं यूनिफॉर्मेलिटी। अब देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या निकला बच्चों, वो सुनो।
चलो कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना है बेटा आपने बच्चों? पारस बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। क्रिकेट बेट ले रखा, आप फुटबॉल प्लेयर बोल रहे हो यार। हाँ, अच्छे क्रिकेट प्लेयर और क्वालिटी भी, लेकिन इनके लिए क्या बोला जाता था पता है? कि इनके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी नहीं थी इसका मतलब ये निकला कि भाई आज अगर मैदान में खड़े तो 200 का टारगेट मार दिया, 300 का टारगेट मार दिया, 2 बार 200 लगातार लगातार 2 मैच में स्कोर मार दिया और आगे के कई मैचेस में 0-0-0 पे आउट हो गए। मतलब आप कंसिस्टेंसी नहीं बोल सकते कि वीरेंद्र सहवाग मैदान में है तो पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस दिया था वो अगले मैच में भी होगा कि नहीं। अच्छा, इसके अपोजिट अगर हम राहुल द्रविड़ की बात करें तो एक समय था बेटा, राहुल द्रविड़ को तो मिस्टर कंसिस्टेंट ही बोला जाता था। हर मैच में बेटा 100 का टारगेट करे, 50 का टारगेट करे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अगर आ गए ना तो 40-50 40-50 40-50 कहीं पर भी खेल रहे हो, इंडिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी तरह का पिच हो, किसी भी तरह का अपोनेंट हो, एक टीम को एक स्टेबिलिटी देके 40-50 रन का उनका योगदान लगभग हर मैच में ऑन एन एवरेज एक स्टेबिलिटी देने का हो जाता था। तो हम बोलते थे साहब इनका परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी। ऐसी हम अपनी बात करें, आज आप बताओ, आज हम लोगों ने आपको बहुत अच्छा पढ़ा दिया स्टार्टिंग के चैप्टर, और बाद के चैप्टर उतने अच्छे उतनी बारीकी से नहीं पढ़ाए। यार हमको खुद को अंदर से गिल्ट कॉन्शियस होगा कि यार हमने कंसिस्टेंसी यानी अपने पढ़ाई में, अपने पढ़ाने की मेथोडोलॉजी में एक रूपता नहीं रखी। जितनी डेप्थ, जितनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पहला चैप्टर, उतनी डेप्थ, उतनी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आखिरी लेक्चर और उसके साथ रिवीजन, तो कंसिस्टेंसी है। वैसे बेटा आप लोगों की भी बात करें, कभी कभी सीए में आने के बाद बच्चा क्या सोचता है, बोले यार चलो मैं आखिरी के समय पढ़ लूंगा। ये गेम आखिरी वाला नहीं है ना यार, ये गेम कंसिस्टेंसी वाला है। आप कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, रेगुलर स्टडी करो, रेगुलर होमवर्क, और ये सब अगर आप प्रॉपर करते रहे तो मैं बोलता हूं एवरेज क्या बिलो एवरेज बच्चा भी सीए बन सकता है। मैं आपको ये बात अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इतने समय के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकता हूं कि भाई बच्चा बस कंसिस्टेंट है, बराबर ना बेटा? तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? एक रूपता, यूनिफॉर्मिलिटी। अब इसी कंसिस्टेंसी को मैं अपने अकाउंट सब्जेक्ट पे फिट करने जा रहा हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये निकलता है कि आपने एक बार कोई अकाउंटिंग की मेथड फॉलो की है तो आपको अपनी अकाउंटिंग की मेथड को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। आप अपनी अकाउंटिंग की मेथड बार बार नहीं बदल सकते। इसी प्रकार एक बार जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी तय की, आपको हर साल वही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी आपको कैरी ऑन रखना है। आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड में बार बार चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, अगर आप एक बार डिप्रिसिएशन लगाने की मेथड आपने एसएलएम फॉलो की है तो आपको फिर एसएलएम 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 पे चलना है। अगर मान लो प्लांटेन मशीन पर आप डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं डब्ल्यूडीवी से, तो डब्ल्यूडीवी 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 चलना है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि कभी एसएलएम कभी डब्ल्यूडीवी कभी डब्ल्यूडीवी कभी एसएलएम कभी डब्ल्यूडीवी कभी एसएलएम। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए अगर आपने एक बार फीफो मेथड यूज करा तो फीफो 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 ही चलेगी, और अगर मान लो एक बार आपने लिफो को अप्लाई करा तो फिर आपको लिफो 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 ही अपनाना है। आप ये नहीं कर सकते कभी फीफो कभी लिफो कभी फीफो कभी लिफो कभी फीफो कभी लिफो। इसी कलाबाजी और इसी पेतरेबाजी अगर आपको करने को दे दी ना तो ऐसे में तो हर साल आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी चेंज आएगा और उससे आपका एनपी चेंज आएगा। बेचारी पब्लिक कंपेयर ही नहीं कर पाएगी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपके प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए।
बराबर बेटा। तो कंसिस्टेंसी में हम क्या बोलेंगे, आपकी अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एक जैसी। आप उसको यूनिफॉर्म रखिए, उसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं कर सकते। चलो ठीक है बेटा, अब इस पर बात हम बची बात कल के लेक्चर में कैरी ऑन कर लेते हैं। ओके बच्चों, अभी आपका लंच ब्रेक होगा शायद, है ना। चलिए सेशन को एंड करते हैं बेटा। सब बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक